नमस्कार दोस्तों, मैं पीएल सर अपने YouTube चैनल पीएल सर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एक बार पुनः आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, अपनी जो सीरीज चल रही थी सीईटी के मॉडल पेपर की, उसी मॉडल पेपर में अपन ने कम से कम 4 मॉडल पेपर कर लिए हैं। 5 मॉडल पेपर का मैंने आपसे वादा किया था और 5वां मॉडल पेपर आज लेकर के मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। 4 मॉडल पेपर को आप लोगों ने बेहद पसंद किया, बड़ी सराहना आपसे मिली। आशा करता हूं ये मॉडल पेपर भी आपको उतना ही पसंद आएगा। दोस्तों, आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप विश्वास करके इन प्रश्नों को कीजिए। आपको बहुत ही शानदार मैटर मेरे द्वारा प्रदान किया जा रहा है। एक से बढ़कर एक प्रश्न मैं लेकर आता हूं आपके लिए, इतनी मेहनत आपके लिए करता हूं, तो आप बस सीईटी में प्रश्नों को, हिंदी के प्रश्नों को कम से कम एकदम सही कर दीजिए। मेरे लिए वही बड़ी बात होगी कि मैंने आपको उस मुकाम तक पहुंचा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 5। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। स्वर रहित रे का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वर रहित रे का प्रयोग हुआ है। स्वर रहित, देखिए जिसमें स्वर नहीं हो, जिसमें स्वर नहीं हो। दोस्तों, ये रूप रहता ही है, इसमें स्वर नहीं होता। क्योंकि मैं हमेशा आपको एक बात बताता हूं पढ़ाते वक्त, सिर चढ़ो आधो पैर पड़ो पूरो, यानी जो ऊपर लगा है वो आधा रहे है और जो पैरों में है वो पूरा रहे है। तो देखिए यहां देखते हैं अपन, ये क्या है, पैरों में है तो ये पूरा है, पूरा है इसका मतलब स्वर सहित है। देखिए ऊपर बैठा है आधा, त्राटक। अब ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को, किससे बनता है त्रै और रे से, रे में क्या मिला है तो क्या है, स्वर सहित है। टे में क्या है, देखो टे आधा, रे और रे में क्या है क्या है, स्वर सहित। देखिए त्राटक में स्वर सहित। शत्रु, ये जो है देखिए त्र यानी त र, ठीक है। इसमें देखो आ मिला ना त्रा, तो त्राटक। इसमें देखो ऊ की मात्रा है तो ये रे में ऊ मिला है तो ये भी क्या है, स्वर सहित। ये भी स्वर सहित, ये भी स्वर सहित है। लेकिन देखिए दोस्तों, पुनर, फिर क्या है, निर्माण, आप विस्तार कीजिए इनका, स्वर रहित है तो आपका आंसर क्या है, ये पुनर्निर्माण में स्वर नहीं है रे में, तो स्वर रहित वह। इन तीनों में मैंने आपको बता दिया यहां पर क्या है, स्वर मौजूद है, ये स्वर सहित आपके होंगे। तो चलिए करते हैं अगले प्रश्न की बात। अगला प्रश्न है, यण स्वर संधि के से निर्मित शब्द नहीं है। नहीं पूछा गया है प्यारे मित्रों। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 3 ऑप्शन में यण संधि है और एक में नहीं है। जो नहीं है वही आपका आंसर होगा। देखिए बहुत आपने संधि के बहुत उदाहरण पढ़ लिए, आप इनके आंसर दीजिए, फटाफट आ जाने चाहिए। अटपटे सब लगते हैं, लेकिन देखिए यण स्वर संधि क्या होती है। यण संधि जो है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इसकी पहचान मैं हमेशा आपको बताता हूं कि यह किससे, यह और वह, इनसे पहले यहां पर क्या होगा, आधा वर्ण होगा। क्या होगा दोस्तों, आधा वर्ण होगा। तो जो आधा वर्ण है उस आधे वर्ण की अपन बात करते हैं। यहां पर अपन देखते हैं, देखो यह से पहले क्या है, आधा वर्ण। तो देखिए पहला देखिए अभ्यावेदन, अभ्यावेदन। तो देखिए यहां से पहले आधा कुछ नहीं करना, आधे वर्ण तक उतार लीजिए। आधा वर्ण उतार लिया, यह बनता है ई का, मात्रा लगा दीजिए। इसमें से जो स्वर है वो निकालिए, आ, आवेदन। तो ये तो यण संधि का उदाहरण है। अगला देखें, ये देखते हैं दोस्तों, स्वाधीन, स्वाधीन। देखिए दोस्तों, यहां पर
आधा वर्ण यहां है लेकिन सु आ ऐसे बनेगा नहीं, तो अपने को क्या करना है, यहां पर स्व, यहां संधि हुई है, स्वधन अधीन, स्वधन अधीन, तो अ और ए मिलकर क्या बना है, आ बना है। तो ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। किसका है, दीर्घ संधि का उदाहरण दोस्तों ये है। अगला है, इसमें देखते हैं अपन स्वागत, कई बार कर चुके हो, परीक्षा में कई बार आता है स्वागत, और आप सबका स्वागत हो जाता है। देखिए आधा सु, इसमें से आ निकालिए मात्रा, क्या बनेगा, आगत, क्या बनेगा, आगत, क्योंकि यहां देखो दोस्तों अपन ले भी लेते हैं सुधन, तो क्या आता, आ निकल के आता आधीन, तो आधीन नहीं होता, क्या होता है, अधीन होता है। तो ये यहां पर ये अधीन सही है। अगला है दोस्तों देखो बहुत ही बढ़िया, स्त्रुपयोगी, स्त्रुपयोगी, तो निकाल सकते हैं अपने, यह से पहले आधा वर्ण है तो आधे तक उतारिए, और यह किसका, ई का बनता है, तो ये आप स्त्री, क्योंकि मात्रा बड़ी होती है स्त्री में, स्त्री उ की मात्रा निकाल लीजिए, उपयोगी। तो तीनों शब्द दोस्तों किसके हैं, तीनों शब्द आपके यम संधि के हैं, लेकिन स्वाधीन जो आपका शब्द है उसमें दीर्घ संधि है, तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जिन्होंने स्वाधीन उत्तर दिया है वो बिल्कुल राइट है। अगला देखते हैं, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न, नया प्रश्न भी लग रहा होगा, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों। तो उत्तर दीजिए, मैं देखता हूं आपसे, पहले आपके उत्तर क्या आते हैं उन्हीं उत्तर की अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। तो देखिए उत्तर आपका क्या आता है। देखिए शब्द दे रखे हैं, सच्चा, कुत्ता, बलगा, बग्गा। देखो दोस्तों सीधा सा ध्यान रखो, एक तो होता है द्वित्व, एक होता है व्यंजन गुच्छ। ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक द्वित्व होता है, एक व्यंजन गुच्छ की बात होती है। किसी ना किसी एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देखिए द्वित्व जो है उसमें तो समान जो वर्ण है वो नहीं आते, और इसमें क्या आते हैं, समान होते हैं। देखिए कैसे, देखो च के बाद च आया, च के बाद क्या है, च, तो च ये दोनों। यहां देखिए तय के बाद त समान है, यहां देखिए ले के बाद क्या, ग, ये क्या है, असमान, क्या है, असमान। तो ये क्या हो जाएगा, असमान कर लो सीधे, असमान ये समान। यहां देखिए ग के बाद ग आया कि नहीं आया, तो तीनों स्थितियां समान है, तो ये समान वाली बात तो गुच्छ कहलाएगी, क्या कहलाएगी, व्यंजन गुच्छ। और असमान वाली बात क्या कहलाएगी, द्वित्व। अब आपका उत्तर निकलता है, देखो चे चे, त त, ले ब, देखो यहां पर ले के बाद गया असमान आया है, तो आपका द्वितीय व्यंजन कहलाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न था, ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गवीश का ठीक संधि विच्छेद किस क्रम पर है। गवीश का पूछा गया दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको आना चाहिए, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए अयाधी संधि, अयाधी संधि जो दोस्तों है, उस अयाधी संधि का नियम क्या है कि ए आई ओ औ, इनके बाद असमान स्वर, असमान स्वर आता है। सबके बाद असमान स्वर अगर आता है तो इसका तो अय बनता है, अय का आय बनता है, और इसका आव बनता है, तो इसका आव बनता है। यह अपना अयाधी संधि कहती। और पहचान क्या है, यह और वह से पहले पूरा वर्ण, ये पहचान है, हर जगह लागू हो बेटा, जरूरी नहीं। अभी आपने स्वाधीन पढ़ा, देखो आधा वर्ण होता है, लेकिन आधा होने के बावजूद क्या है, परिगण संधि भी, दीर्घ संधि भी। अपवाद मिल सकते हैं, लेकिन 99% ये नियम लागू होते हैं। तो अपन गवीश में देखते हैं, गवीश में अपने पास क्या है, वैसे पहले आधा वर्ण है, कुछ नहीं करना, देखो बता दिया ओ औ, ओ औ का बनता है क्या, वे, देखो और ए आई का बनता है यह अय, तो कुछ नहीं करना, बहुत सरल है। गे को उतारो, वह है तो ओ की मात्रा लगा दो, प्लस इसमें से स्वर निकालो, ई बड़ी, तो इस गो धन इस, अब इसमें एक ही मात्रा रहेगी या दो, इसका फैसला करेगा ये गे, गे में ए है तो एक ही रहेगी, गा होता
तो 2 लग जाएगी। तो गो धन इस, जहां पर भी आपका उत्तर है ये पहला ही पड़ा, देखिए पहला ही उत्तर आ गया। तो समझ में आ गई होगी दोस्तों ये संधि आपको। जिन्होंने भी ये ऑप्शन दिया है वो बधाई के पात्र है। अगला है कन्यादान समस्त पद का उपयुक्त विग्रह है। कन्यादान शब्द जो है उसके समास या समासिक पद का, समस्त पद का समास विग्रह पूछा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है कन्यादान। बताइए दोस्तों, मैं आपसे इसके उत्तर लेना चाहूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है और आप लोग क्या करते हैं, इसको बता भी देते हैं। तो देखिए आप यहां पर कन्यादान, तो कन्यादान जो है वो क्या होगा, कन्या को दान या कन्या के लिए दान या कन्या का दान या कन्या पर दान। आपको उत्तर ये लग रहा होगा कन्या के लिए दान, नहीं दोस्तों, कन्या के लिए दान नहीं होता, कन्या का दान होता है। क्या होता है, कन्या का दान, कन्या का दान होता है, कन्या दान। तो आपका सही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है। जिन्होंने इसका चयन किया वो सभी बधाई के पात्र हैं। अगला है गरल का विलोम क्या है। गरल का विलोम, गरल दोस्तों किसको कहते हैं, विष के लिए आता है। किसके लिए, विष के लिए आता है। तो इसका क्या होगा, विष अमृत, तो अमृत क्या होता है, सुधा। क्या होगा, सुधा। तो आपका ये हो जाएगा आंसर। गीला नहीं, सूखा होता है उसका गीला होता है, ठीक है। तो आपको ये उत्तर मिल गया होगा। गौरव नहीं होगा साहब, तरल नहीं होगा, तरल बिल्कुल नहीं होगा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, आपका आंसर आपको मिल गया होगा। कौन सा है, सुधा आंसर होगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। गाय का पर्याय इनमें से नहीं है। गाय का पर्याय इनमें से नहीं, पर्यायवाची दिए हुए हैं, नहीं है। इसका मतलब 3 गाय के हैं, एक नहीं है। देखिए गाय जो है उसका कौन कौन सा, धेनु, बिल्कुल। गाय को गो भी कहते हैं, गाय को सुरभि भी कहते हैं। तो कौन सा लेंगे दोस्तों, देखो धेनु भी है, वो भी है, सुरभि भी है, लेकिन मंदार नहीं है। मंदार जो है दोस्तों वो एक वृक्ष होता है। क्या होता है, एक वृक्ष होता है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से हरि शब्द का अर्थ नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो 2 शब्द होते हैं, एक हरि, एक होता है हरि। मैंने हमेशा बताया आपको, ये जो छोटी मात्रा होती है ये आपका भगवान के लिए आता है। किसके लिए आता है, भगवान के लिए आता है। और ये जो है हरि, ये आपका किसके लिए आता है, रंग के लिए। मैं आपको पढ़ाते हुए रोज कहता हूं ना, बहुत बार कहा है मैंने कि भगवान के लिए लो तो छोटी मात्रा होनी चाहिए, बड़ी मात्राएं लगते ही क्या बन जाएगा, गोरी कलैया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। ये हरी हरी, ये रंग, हरी का मतलब क्या है, रंग है। तो यहां पर आपको देखेंगे ये दिया गया है हरि। क्या क्या होगा, देखो भगवान होता है, सूर्य भी होता है, सिंह भी होता है, ये इसके अर्थ हैं सारे। तो आप इसमें से मिलाते देखते हैं। हरि शब्द का अर्थ नहीं है पहला रंग, बिल्कुल यही नहीं है कि मात्रा छोटी है। रंग तो होता है जब बड़ी मात्रा होती। सूर्य होता है, भगवान भी होता है, सिंह भी होता है, बिल्कुल आपको बता दिए गए हैं। अगला है श्यामा कलापी, ध्यान से दीजिए। श्यामा कलापी, पाली, बसंत दूत आदि किसके लिए उपयुक्त है। एक शब्द इसमें ऐसा है जिससे आपको पता चल रहा है ये किसके लिए आया है। यह है दोस्तों कोयल के लिए। किससे पकड़ रहे हो आप, बसंत दूत से। कलापी शब्द याद रखना, कई ऑप्शनों में मिलेगा कोयल के लिए। कौवे के लिए नहीं है, मयूर के लिए नहीं है, सुत यानी तोते के लिए भी नहीं है। श्यामा, कलापी, पाली, बसंत दूत, ये सब किसके लिए प्रयुक्त हुए, कोयल के पर्यायवाची माने जाते हैं। अगला है दोस्तों, दीजिए उत्तर। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। लड़का शब्द में ऐसा प्रत्यय जोड़ो जिससे भाववाचक संज्ञा का शब्द बन जाए। दीजिए उत्तर। 4 ऑप्शन आपके पास, लड़कापन, लड़ाई, लड़कपन, लड़की। बहुत अच्छा है। देखो लड़का जो शब्द है इसमें अपन पन प्रत्यय जोड़ते हैं। कौन सा प्रत्यय,
पन प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है लड़कपन। और ये जो लड़कपन शब्द होता है ये दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लड़कपन जो है इसे अपन ना तो देख सकते ना ही छू सकते, केवल महसूस कर सकते। तो आपका हो जाएगा लड़कपन। लड़ाई में तो देखो लड़का में आई प्रत्यय जुड़ा है तो लड़ाई बना है। लड़ाई लड़ना, लड़का नहीं है लड़ना, इससे बना है। लड़की लड़का में ई प्रत्यय जुड़ने से लड़की है तो फिर जातिवाचक संज्ञा बनी है। लड़कापन कुछ होता नहीं है। अगला देखो, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता। पंक्ति बहुत अच्छी। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता। इस वाक्य में विश्वास शब्द क्या है वो बताना है। अभी आप बात करके गए हो, एक कर्म क्रिया शब्द है विश्वास, या जातिवाचक संज्ञा शब्द है, या गुणवाचक विशेषण है, या फिर भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों अभी पढ़ के गए हो, मन के भाव है, केवल एक क्या कर सकते हैं, केवल महसूस किया जा सकता है, तो भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर की रजाइयां बहुत प्रसिद्ध है। जयपुर की रजाइयां बहुत प्रसिद्ध है, वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? बताइए आप। अधिकरण कारक, संबोधन कारक, संबंध कारक या कर्म कारक? देखिए पहला दे रखा है कर्म कारक, दूसरा दे रखा है इसने संबंध कारक, संबंध एक दे रखा है इसने अधिकरण, और एक दे रखा है इसने संबंध। क्या दे रखा है? संबंध। तो पहले आप उत्तर दीजिए, मैं देखता हूं। देखो अधिकरण में, पे, पर, संबंध का, के, अच्छा संबंध क्या हो गया? का, के, की। एक है संबोधन, क्या है? संबोधन, हे, अरे, ओ, ये सब। और यहां क्या होगा? को। इससे पहचान लीजिए जयपुर की रजाइयां क्या है? जयपुर की रजाइयां बहुत प्रसिद्ध है, तो क्या होगा दोस्तों? संबंध, क्योंकि संबोधन में हो जाता, कर्म में को लगता, अधिकरण में पे पर लगता। तो आंसर दे दिया आपने। जिन्होंने भी संबंधवाचक दिया है वो बधाई के पात्र है। अगला दंतोष्ठ्य वर्ण है। दंतोष्ठ्य वर्ण है, यह है, रे है, ले है या वह है। देखो पिछले मॉडल पेपर में ये बात करके गया हूं। नाम लिखवाया था मैंने अंतस्थ व्यंजन। क्या लिखा था? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों होता है य, र, ल और व। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ये बताया था। एक सूत्र है वकारस्य, वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, यानी वह क्या है? वकारस्य दंतोष्टम, वह ही आपका क्या है? दंतोष्ट है। ये यहां से वह जो है ये किसमें माना जाएगा? अंतस्थ व्यंजन है यार, चारों ही क्या है? अंतस्थ व्यंजन है 4। इनमें से अब आप इनका उच्चारण दे सकते हैं कि वह जो है, इस वह का उच्चारण क्या होगा? दंतोष्ट, दंत और ओष्ठ से होगा, वो दंतोष्ट होगा, वह दंतोष्ट होता है। यह का उच्चारण क्या है? देखो य, र, ल, ठीक है, इनका उच्चारण देखिए, वह तो दंतोष्ट में आ गया। यह अंतस्थ व्यंजन है चारों ही, इनमें से वह आपका दंतोष्ट कहलाएगा। यह का क्या है? देखो एक सूत्र आता है इचु यसा नाम, इचु यसा नाम तालु। तो इचु ये आया ना, तो ये क्या है? तालव्य है। क्या है दोस्तों? तालव्य। फिर है इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम, ऋतु रसा नाम मुर्दा। तो रे किसमें आया है? मूर्धन्य में आया है। और ले ऋतु रसा नाम दंता, तंत्य में आया है। तो उच्चारण आपको पता चल गए होंगे। इस प्रकार ये आपका तालव्य है, रे आपका मूर्धन्य है, ले आपका दंत्य है, लेकिन वे क्या है? दंतोष्ट्य है। तो दोस्तों समझ में आ गई होगी बात। जिन्होंने भी वह उत्तर दिया है वो सभी बधाई के पात्र है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि चाय में कुछ गिर गया है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है?
सर्वनामों के बहुत प्रश्न करवा दिए मैंने, 5वां पेपर चल रहा है। आप इसका उत्तर दीजिए। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक या संबंधवाचक। देखिए चार्ट में कुछ गिर गया है, कुछ गिरा है, अब क्या गया है पता नहीं है, इसका मतलब निश्चित नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। देखो अनिश्चय जो है इसमें आता है कोई, कुछ, कोई, कुछ, ये दो आते हैं। निश्चय में आता है यह, वह, मूल सर्वनाम। संबंध में मैंने बताया था जो, वह, जो, सो, ऐसे। पुरुषवाचक 3 भेद मैंने बताया थे आपको, पिछले पेपर में ही बात की अपन ने। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम में वक्ता के लिए आता है, यानी मैं और हम। मध्य पुरुषवाचक में श्रोता के लिए आता है, सुनने वाले के लिए, तो तू, तुम या आप। और अन्य में वही है वे आप। तो उत्तर हो गया कुछ गिर गया है, कुछ पता नहीं है, अनिश्चित। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया है। इसका मतलब 3 है। एक को आप उत्तर दीजिए, बहुत सरल है, इससे सरल प्रश्न नहीं होगा। देखिए पहला है प्रतीक्षा, पहला है प्रतीक्षा, यहां से कीजिए ई की मात्रा, तो प्रतिधन इक्सा, प्रतिधन इक्सा, यानी ई और ई आए तो बड़ी ई में बन जाती है, बिल्कुल ये आपकी दीर्घ संधि है, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, तो ये तो नहीं हो सकता। अगला है कविंद्र, देखो कविंद्र आपने दिया है, कविंद्र तो है कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र, वही बात है बेटा, ई के बाद ये आया तो बड़ी ई बन गई, वही आपकी दीर्घ स्वर संधि है। अगला है पुस्तकालय, तो देखिए बेटा पुस्तक धन आले, पुस्तक धन आले, एक के बाद आया तो क्या बन गया? पुस्तकालय, यानी आ बन गया, वही बात क्या है? दीर्घ स्वर संधि। तो तीनों दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है, लेकिन सज्जन जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। सत धन जन, सज्जन यानी तय के बाद अगर जय या जय आता है तो तय आपने जय में बदल जाता है, तो सब बन जाएगा सज्जन। तो ये कौन सी संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा, चारों ऑप्शन मैंने बता दिए हैं। अगला देखिए दोस्तों, अथ का विलोम शब्द है, अथ, ये अथ का विलोम शब्द दोस्तों अंत इति अथ, इति होता है, पहले बता देता हूं, इति होता है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अथ का इति होता है, अथ और इति दोनों संपत्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द है। अथ का मतलब है, अथ और इति, इति का मतलब वैसे अपन कहते हैं ना समाप्ति, तो स्थिर, और अथ का मतलब क्या है? चलायमान, जो अस्थिर है वो होगा। अंत का शुरू होगा, अर्थ जो है उसका अनर्थ होगा। अर्थ का वैसे अर्थ होता है ऊपर, अर्थ का अर्थ होता है नीचे, तो ऊपर के लिए क्या आएगा? ऊपरी, क्या होगा? ऊपरी। तो आंसर मिल गया हमें। अगला है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, क्या पूछा गया? नहीं है, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, इसका मतलब 3 में है, 1 में नहीं है। जो नहीं है वही आपको ऑप्शन है, देखो धर्माधर्म, अस्त्र शस्त्र, 25, गुरु दक्षिणा। देखते उत्तर आ जाना चाहिए, आप कर चुके हो पहले। एक ऐसा ऑप्शन इसमें है जो पिछले मॉडल में, पिछले 4 मॉडलों में से एक में आपने बात कर ली है। देखिए एक एक को देखते हैं, आंसर दीजिए आप। धर्माधर्म यानी धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म, देख सकती है, धर्म और अधर्म, या धर्म या अधर्म। अगला है अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र, तो क्या होगा? अस्त्र और शस्त्र। इसमें तो देखो बेटा ये तो चिन्ह भी लगा है, तो ये तो द्वंद्व का है ही, सीधा ही पड़ा है। धर्म और अधर्म या धर्म या अधर्म, कंफ्यूजन हो रहा होगा यहां पर है। देखो संख्या बेटा 25, तो 5 और 20, 5 और
20, 5 और 20 ही 25 होते हैं, तो 5 और 20 ये भी द्वंद्व समास है। लेकिन यहां पर आंसर पड़ा है आपका गुरु दक्षिणा। क्या पड़ा है? गुरु दक्षिणा। तो क्या होगा बेटा? गुरु के लिए दक्षिणा। तो तत्पुरुष समास है कि नहीं? तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्थावर का विलोम शब्द होता है। स्थावर का विलोम शब्द होता है दोस्तों। तो स्थावर जो शब्द है वो है, देखो बेटा, इति यानी समाप्ति, अति यानी प्रारंभ। यहां पर ये स्थावर और जंगम, मैंने यहां बता दिया आपको। अर्थ का तो क्या है? इति का समाप्ति और अर्थ का क्या है? भी शुरू या श्री गणेश होगा। ये स्थावर और जंगम शब्द है। स्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है, ये संपत्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आपको यहां पर ये है, स्थावर और जंगम जो है वो संपत्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। और ये स्थावर और जंगम दोनों है वो उनका अर्थ होता है स्थिर और चलायमान। देखो, मंगल, दंगल, दीवानी, यही हो गए स्थावर। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है स्थावर का विलोम शब्द बताइए, तो स्थावर का होता है जंगम। अगला देखो, सामान्यतया बहुब्रीहि समास में होता है। ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, मैं मॉडल पेपर नंबर 2 में इसकी बात कर चुका हूं। आप बताएं, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, मध्य पद प्रधान होता है या अन्य पद प्रधान होता है? देखो, पहला पद प्रधान अव्ययीभाव में ऐसे आरंभ, दूसरा क्या तातो आओ, तो दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष में। द्वंद्व कब होता है? जब दो होते हैं, तो द्वंद्व में दोनों पद प्रधान। और बहु आती है तो सब न्यारे हो जाते हैं, सब अन्य हो जाते हैं, कोई पद प्रधान है नहीं होता। तो बहुब्रीहि में पूछा गया है तो अन्य पद प्रधान होगा। आपको आंसर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अभी आप पीछे ही प्रश्न में उत्तर इसका लेके गए हो, आसानी से आना चाहिए। सरिता, कलापी, तटिनी, तरंगिणी, बताइए। बिल्कुल, देखो, सरिता होता है, तटिनी भी होता है, तरंगिणी भी होता है। अभी पढ़ा के गया हूं, कलापी यानी बसंत को दूत, कलापी यानी कोयल। क्या होता है? कोयल। तो आपका आंसर यहां से नहीं पूछा गया था, ये कोयल का है, तो ये आंसर आपको मिल गया होगा। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है? सभी पर्यायवाची नहीं है। तो देखेंगे दोस्तों, यहां पर पहला है अक्षी, चक्षु, दृग, लोचन। बिल्कुल, अक्षी, चक्षु, दृग, लोचन सारे के सारे पर्यायवाची है। और किसके है? आंख के। अगला देखें, लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, हेतु। बिल्कुल, ये भी लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, हेतु सब उद्देश्य के हैं। हेतु कह सकते हो, ध्येय कह सकते हो, उद्देश्य कह सकते हो। अगला है इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक, राजवी। बिल्कुल चारों सही है, क्योंकि इंदिवर भी कमल को कहते हैं, उत्पल भी कमल को कहते हैं, पुंडरीक भी कमल को कहते हैं, राजीव भी कमल को कहते हैं। देखिए यहां पर, तो ये आपका उत्तर तो वैसे निकल के आ जाता है, जब 3 है तो यही नहीं है। रश्मि, अंशु ये किरण के हैं, लेकिन मयूर, मोर यही बदल गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा द। जिन्होंने दे उत्तर दिया है वो सभी बधाई के पात्र है। अगला है सोना चांदी में संज्ञा का भेद बताइए। देखो दोस्तों, मैंने एक चीज बताई थी आपको पिछले पेपर में, जातिवाचक जो संज्ञा है उस संज्ञा के 2 भेद अपन ने पढ़े थे। एक पढ़ा था समूहवाचक, या इसी को कह सकते हैं समुदाय, समुदायवाचक, और एक था द्रव्यवाचक। तो इसमें तो मेरे ख्याल में भीड़, कुंज, सेना, कक्षा, पुलिस, सभा, ठीक है, लोग, वैसे ये महत्वपूर्ण है। यानी समूह का बोध करवा रहे हैं तो समूह। द्रव्य में मैंने कहा था दोस्तों, माप तोल की बात आती है।
इसकी माप तोल की दो चीजें, एक तो आती है धातु और एक आता है तरल पदार्थ। धातु में क्या है? सोना है, चांदी है, पीतल है, कांसा है, ये सब। और तरल में तेल है, दूध है, घी है, पानी है, शराब है, ये सब। अब आपको उत्तर मिल गया होगा। देखिए, सोना चांदी में संज्ञा है, समूहवाचक नहीं हो सकता। जातिवाचक तो है ही, जातिवाचक के भेद है, लेकिन ये क्या है? द्रव्यवाचक है। अगर द्रव्यवाचक ऑप्शन में नहीं होता तो मूल क्या थी? जातिवाचक थी, वही मानना था। 7 आए तो आपको अंदर वाला ऑप्शन पूछना चाह रहे हैं, वही आपका उत्तर होगा। जिन्होंने द्रव्यवाचक दिया है सभी बधाई के पात्र हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं? कौन सी संज्ञा के? व्यक्तिवाचक। संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में विशेष की बात करता है, एक की बात करता है, यूनिक की बात करता है। देखिए, ममता, बेल, राधेश्याम। देखो यही गलत हो गया, क्योंकि राधेश्याम एक व्यक्ति का नाम है, बिल्कुल व्यक्तिवाचक है। लेकिन बेल, कोई बेल का नाम थोड़ी दिया गया है, तो क्या है? जातिवाचक। ममता, मम उपसर्ग है बेटा, मम उपसर्ग है, उसमें ता प्रत्यय जुड़ने से ममता शब्द भाववाचक संज्ञा का बन गया। किसका? भाववाचक संज्ञा का। तो तीनों संज्ञाएं आ गई है, हो ही नहीं सकता। अगला देखो, राधेश्याम व्यक्ति का नाम है, दिव्यांश किसी व्यक्ति का नाम है, हिमालय किसी एक पर्वत का नाम है। हिमालय विशेष की बात है, तो यह आपका उत्तर हो गया। आगे देख लेते, देखो आम, आम का नाम दिया गया क्या? नहीं दिया गया, तो यह जातिवाचक है। बिलंगड़ा आम, कश्मीरी आम, ऐसा नाम आते तो देखो। भूख, भूख, प्यास, भय, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ऊंचाई, ऊंचा से बनिए, ऊंचाई भाववाचक संज्ञा है। ध्यान देंगे, गाय जातिवाचक है। मूर्खता, मूर्ख विशेषण है, ता लगते ही भाववाचक संज्ञा। चालाक विशेषण है कि वह व्यक्ति बड़ा चालाक है, लेकिन चालाकी भाववाचक संज्ञा। यह आपका आंसर निकल करके आ जाता है। तो जिन्होंने भी वह आंसर दिया सभी का बिल्कुल सही है। अगला देखिए, वह कारक जिसमें किसी क्रिया के साधन का बोध हो। किसका? साधन का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं? कौन सा कारक कहते हैं? संबंध कारक, अपादान कारक, करण कारक या कर्ता कारक? तो दोस्तों इसको कहते हैं करण कारक। देखो दो जगह से लगता है, करण से, अपादान से साधन के लिए प्रयुक्त होता है। वह गाड़ी से जाता है, वह पेन से लिखता है, साधन। लेकिन पेड़ से पत्ता गिरता है तो वो अलग होता है, से याद भी अलग होता है। लेकिन वो कलम से लिखता है, साधन है उसके पास कलम। गाड़ी से जाता है, गाड़ी साधन है उसके पास, तो साधन के लिए कर्म। अगला है, वह तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। वाक्य में कारक है, संबोधन कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक। इससे इजी नहीं हो सकता, आराम से पहचानिए। देखो वाक्य सब क्या लगा है? चेन लगाना है, तो इस चेन के काम सीधे पड़े संबोधन कारक। अगला है, वक्ता के नाम पर, नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा कहते हैं? वक्ता के लिए देखो 3 कंडीशन होती है पुरुषवाचक में। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, उस पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 बातें होती है। एक होता है वक्ता, एक होता है बेटा श्रोता, सुनने वाला, और एक ना तो वक्ता और ना ही श्रोता, यानी अन्य, कोई अन्य ही होता है। तो ये वक्ता तो आपका उत्तम होता है, ये आपका मध्यम होता है, ये आपका अन्य होता ही है। तो यह वक्ता के लिए आ गया, वक्ता के नाम के स्थान पर पूछा गया है तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन्होंने है ऑप्शन दिया उन सभी का सही है, वो सभी बधाई के पात्र है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको क्लास बेहद पसंद आ रही होगी। एक से बढ़कर एक प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ क्लास को आप शेयर कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए,
ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अपना परिवार बढ़े, अपने साथ सदस्य और बढ़ सके, सभी को इसका फायदा मिल सके। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, विनम्र प्रार्थना करता हूं कि एक एक सदस्य 5-5 सदस्यों को, अपने 5-5 दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ये अपनी क्लास आगे से आगे पहुंच सके। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? देखिए पहला, कुछ हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकता। अभी इसी पेपर में आपने पढ़ा कि चाय में कुछ गिर गया है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए जो होता है, जो होता है, क्यों? जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, जो सो वह संबंध की बात करता है, वहां वह, ये तीनों ही नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस शब्द का विभाजन सही नहीं है? बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रत्यय से लिया गया प्रश्न है और प्रत्यय में ऐसे प्रश्न आते हैं, आपको ढंग से पढ़ना है। देखिए, लोहा धन आर, लोहा में आर प्रत्यय जुड़ा है, सब बना लोहार, बिल्कुल सही है, लोहार ही बनता है। अगला देखिए, घास में एरा प्रत्यय जुड़ा है, सब बना घसेरा, बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही है। अगला है, मोटा में आपा प्रत्यय जुड़ा, सब बना मोटा, मोटापा, ये भी सही है। लेकिन घूम में आओ प्रत्यय जुड़ा, घुमाओ, ये नहीं बन सकता, ये आपका आंसर निकल गया। जिन्होंने दया ऑप्शन दिया है वो सभी सही है। अगला प्रश्न देखिए, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है? देखो, दूध की विशेषता है कि वो कैसा है? गर्म है। अब आंसर आ जानी चाहिए फटाफट। संख्यावाचक हो ही नहीं सकता, या कौन सी 1 2 3 5 10 संख्या दे रखी है? गलत। परिमाणवाचक गलत, क्योंकि मातुल, क्विंटल, किलो, सेमी, मीटर, सेंटीमीटर दे रखा है क्या? नहीं है, गलत है। देखो, सार्वनामिक विशेषण है, ये भी गलत है। क्यों है? क्योंकि यहां वैसे कोई संकेत नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पर संज्ञा तो आई है दूध, लेकिन उससे पहले क्या है? गर्म। विशेषण शब्द है, देखो यह होगा गुणवाचक, क्योंकि गर्म की विशेषता है, दूध की विशेषता है वो कैसा है? गर्म है, तो गुणवाचक विशेषण। जिन्होंने इसको पहचान लिया वो धन्यवाद के पात्र हैं। अगला प्रश्न देखिए, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही में क्रिया है, आकर्मक, सहकर्मक, समापिक, असमापिक। बहुत आसान प्रश्न। पहले ही मॉडल पेपर में बात की थी, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वही उदाहरण है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, बदल दिया गया थोड़ा सा, तो यहां पर अकर्मक क्रिया का उदाहरण। पहली बात तो उड़ना क्रिया क्या है? अकर्मक है, सहज स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन ऐसे पता नहीं चले तो आप प्रश्न कीजिए, क्या उड़ रही है? क्या का उत्तर है क्या बेटा? आकाश है, क्योंकि आकाश कौन उड़ रही है? वो तो आपके पास चिड़िया है। क्या है? चिड़िया। लेकिन क्या का उत्तर है ही नहीं, क्योंकि प्रश्न ही लागू क्या हो रहा है? कहां का, और कहां मतलब आकाश में। और हमेशा क्रिया जो है वो कौन और क्या का उत्तर है तो ही सहकर्मक की बात होती है। क्या का निर्जय उत्तर होना चाहिए। अब मैं कह दूं कौन उड़ रही है? चिड़िया। क्या उड़ रही है? चिड़िया। दोनों का उत्तर एक ही है, वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन वास्तव में क्या का उत्तर ये पहचान के लिए तो क्या का उत्तर नहीं है, क्योंकि ये कहां का है? क्या है नहीं, क्या निर्जीव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निर्जीव वस्तु होनी चाहिए। तो चिड़िया वस्तु नहीं है, सजीव है, तो ये तो हो ही नहीं सकती। क्या का उत्तर ही नहीं है इस प्रश्न का, तो ये अपने आप अकर्मक है। उत्तर मिल गया। अगला देखिए, रमेश कल दिल्ली जाएगा। दिल्ली रेखांकित है, वाक्य में रेखांकित शब्द है, संज्ञा है क्या? दिल्ली। संज्ञा देखो, दिल्ली स्थान का नाम है, संज्ञा तो हो सकता है, लेकिन और चेक करते हैं क्रिया विशेषण। विशेषण देखो, दिल्ली से कोई विशेषता नहीं बताई जा रही है, तो हो नहीं सकता। कर्म, कर्म क्या का उत्तर नहीं है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। क्या का प्रश्न कीजिए, जाएगा। क्या जाएगा? ये थोड़े उत्तर, ये तो कहां का है, वही बात अभी की थी। कहां जाएगा? तो उत्तर आ रहा है दिल्ली। और दिल्ली एक स्थान है, और ये क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि कहां जाएगा? दिल्ली। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं, संज्ञा नहीं होगा। उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
वेरी मोस्ट प्रश्न है बेटा, ध्यान देना। रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये तो आप बता दो, लेकिन ध्यान दीजिए यहां से मैं रामायण की व्याख्या कर रहा हूं। रामायण शब्द जो है इसमें 3 संधियां होती है दोस्तों, 3 संधियां। पहली देखिए राम धन अयन, आपकी कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। लेकिन जब प्लस से पहले रे आए और उसके बाद कहीं भी नहीं आया तो वो किससे बदल जाता है, रे में, तो कौन सी संधि, व्यंजन संधि। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। तीसरी बेटा अगर यह से पहले पूरा वर्ण आता है तो मैंने क्या कहा था, राम लिखे, यह बनता है एक मात्रा ले लीजिए, लेकिन आ है ना रामा, तो एक मात्रा और लगाइए और यह में से निकालिए और न, अन, रामई धन अन, रामई धन अन, तो ये आपकी कौन सी है, अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। तो देखिए व्यंजन दीर्घ अयादी 3 संधियां इसमें है, तो आपका उत्तर यहां तो सीधा ही देखो राम धन अयन, ये पढ़ाइए क्योंकि विच्छेद पूछा गया है। प्रश्न ऐसा आ जाता रामायण में संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ऐसे नाम होते। तो देखो बेटा अगर तीनों साथ दिए हुए आते हैं तो आपको प्राथमिकता, जो प्राथमिकता है वो हमेशा किसको देनी है, दीर्घ संधि को। दीर्घ नहीं आए तो व्यंजन अयादी इनमें से कोई देगा, होते तीनों है, समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा है, प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा है, प्र है या प्रति है या परि है या परा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। शब्द देखिए, आपको अगर संधि नहीं आती तो आप ऐसे प्रश्नों को उत्तर नहीं निकाल सकते। देखो प्रतिधन स्था, प्रतिधन स्था, यानी प्लस से पहले अगर ई आता है, क्या आता है, ई अब आता है, उसके बाद ये से आता है तो मूर्धन्य से में चला जाता है, प्रति इसको स और थे आता है तो ठे में चला जाता है। प्रतिष्ठा, अनुधन स्थान, अनुष्ठान, प्रतिधन स्थित, प्रतिष्ठित, ठीक है, ये सब इसी के हैं। तो समझ में आ गया होगा ये प्रश्न आपको भली भांति, बहुत अच्छा प्रश्न था। ये चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना प्रविशेषण बताते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, प्रविशेषण बताते हैं। विशेषण का भेद, विशेषणों का भाव, विशेषणों की विशेषता या विशेषणों के गुण, क्या बताते हैं। देखिए देखिए, राम बहुत सुंदर बालक है, ये उदाहरण आपके सामने। तो राम की विशेषता है कि वो कैसा है, सुंदर, तो ये तो क्या है, विशेषण है। काम कितने से चलता था कि राम सुंदर बालक है, लेकिन सुंदर की विशेषता है कि वो कैसा है, तो ये विशेषण तो हो ही गया क्योंकि विशेषता बता रहा है। लेकिन ये तो संज्ञा की विशेषता बता रहा था, लेकिन बहुत सुंदर की बता रहा है, तो प्रविशेषण। तो इसका मतलब प्रविशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, विशेषणों की। तो देखिए विशेषणों की विशेषता बताते हैं कौन, प्रविशेषण। तो से आपका आंसर सही होगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला प्रश्न अपना, अतिथि खाना खाकर सो गए, वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक, प्रेरणार्थ, पूर्वकालिक या अकर्मक। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते ही पहचान जाना चाहिए। देखो खाकर क्रिया के साथ क्या जुड़ा है, क्रिया करके जुड़ा रहता है। मोहन पढ़कर सो गया, राम खेलकर चला गया, पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। अगले दो शब्दों या वाक्यों, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से होते हैं, समुच्चय बोधक, सर्वनाम, संबंध बोधक, कोई नहीं मित्रों, वो होते हैं समुच्चय बोधक। देखिए समुच्चय बोधक जो अव्यय है वो किन्हें कहते हैं, ये अव्यय का भेद है। अव्यय जब अपन पढ़ते हैं तो अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। इनमें से जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है उसके 2 भेद होते हैं, और समुच्चय बोधक अव्यय 2 वाक्यों, 2 शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। अब इनमें
उनके भेद होते हैं समुच्चय बोधक के, समानाधिकरण और वेदीकरण। समानाधिकरण मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं और वेदीकरण एक प्रधान वाक्य एक आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं। तो जैसे राम और श्याम, तो राम और श्याम दो पदों को जोड़ा गया, शब्दों को जोड़ा गया, और तो वो समुच्चय बोधक, दो पदों या वाक्यों को समुच्चय बोधक। अब ध्यान दें इसका। अगला, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कु उपसर्ग नहीं है। देखिए अलग अलग करते हैं। कु धन रूप बराबर कुरूप। अगला है कुशल, फिर है कु धन कर्म बराबर हो गया कुकर्म, कुकर्म। अगला है कु धन चाल, कु धन चाल यानी कुचाल। देखिए दोस्तों, 1 2 3 तीनों में आया है, कर्म के साथ, चाल के साथ, रूप के साथ कु। रूप कुरूप यानी बद्धा। कर्म अच्छे कर्म होते हैं, कर्म दोनों हो सकते हैं, कुकर्म लगती है बुरे कर्म। चाल कुचाल गंदी आदत। कुशल आपका मूल शब्द है, ये इसमें कु उपसर्ग नहीं है। तो उत्तर मिल गया होगा, सब में है। जिन्होंने बे ऑप्शन दिया सभी बधाई के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, अत्याचार शब्द में लगे उपसर्ग का चयन कीजिए। आ अति अत। देखिए बताइए, बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। देखो अत्याचार शब्द दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है? अत्याचार। यह से पहले आत्मावरण है तो तय या की ई की बनता है तो ई लगा दीजिए, इसमें से स्वर निकालिए। आ धन चार, तो देखें अति उपसर्ग आ उपसर्ग, लेकिन सबसे पहले ये सीधा पूछा गया है अति धन आचार, ऐसे जुड़ता है। दो शब्दों वाली बात आती है। सबसे पहले कौन सा है? अति है, तो आपका आंसर क्या आएगा? अति आएगा। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि आर प्रत्यय कहां अशुद्ध है? देखिए लुहार, लोहा धन आर सही है। चमार, चाम धन आर, चमार सही है। सुनार, सोना धन आर, देखिए लोहा धन आर, शब्द बनता है लोहा, बिल्कुल सही है। अगला है चमार, देखो शब्द बनता है चाम धन आर, चमड़े का काम करने वाला, लोहे का काम करने वाला, ठीक है। अगला है सोना धन आर, सोना धन आर क्या बनेगा? सुनार, यानी सोने का काम करने वाला। तो तीनों में है, लेकिन दीवार बिल्कुल नहीं है, ये आपका ऑप्शन निकल करके आ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? देखिए दो प्रकार के प्रत्ययों के अपने दो भेद होते हैं। एक होता है कृदंत प्रत्यय, जिसे कृत प्रत्यय भी कहते हैं। एक होता है तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय। दो भेद अपने बताए थे मैंने आपको। कृदंत जो है वो धातु या कह सकते हैं क्रिया, इनके साथ जुड़ता है, और तदित आपका संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, इन शब्दों के साथ जुड़ता है। यहां पूछा गया कृदंत या कृत प्रत्यय, तो क्रिया या धातु के साथ जुड़ता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ कौन सा जुड़ता है? तदित प्रत्यय जुड़ता है। तो आंसर समझ में आ गया होगा दोस्तों। जिन्होंने भी ये प्रश्न का उत्तर दे दिया है, क्रिया दिया है या धातु दिया है, उनका बिल्कुल सत्य है, वो बधाई के पात्र हैं सर। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध बताना है कौन सा है? देखो दिगायु, नक्षत्र, कुमुदनी, सृष्टि, कौन सा है? आपकी दृष्टि बताइए, पता चल पा रहा है कुछ? देखो शुद्ध शब्द है सृष्टि, क्योंकि ये दीर्घायु नहीं होता, दीर्घायु होता। रह की त्रुटि है, दीर्घायु। ये नक्षत्र, ये यहां पर ये गलती है। नक्षत्र में क्या था? ये आता, ये 6 होता। और कुमुदनी, कुमुदनी नहीं होता, कुमुदिनी होता है। क्या होता है? कुमुदिनी। तो तीनों शब्दों की गलती आपको पकड़ में आ गई होगी। जिन्होंने नया आंसर दिया है सबका राइट है। चलिए अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है?
किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है, फिर से शुद्धिकरण का शब्द है। देखो शिरोधार्य क्या सही है, बताइए। पूजनीय सही है, ये बिल्कुल सही लग रहा है आपको। पौराणिक सही लग रहा है। सन्यासी ये शुद्ध शब्द है, परीक्षा में कई बार आता है। देखो शिरोधार्य, सिरे धन बोधार्य, तो विसर्ग का ओ बनते ही क्या बना, शिरोधार्य। ये सही आना चाहिए, यहाँ पर सही देखो कौन सा है। पूज्य शब्द में आधा जय और ये पूज्य सही होता है, लेकिन पूजनीय में पूजनीय जय पूरा आता है, ये होता है, ये गलत। तो ये गलत हो गया। पुराणिक, देखो पुराणिक, पुराण में इक प्रत्यय जुड़ा है और इक जरते ही ओ औ में आ जाता है, तो पौराणिक, पौराणिक होना चाहिए था, नहीं कि पुराणिक होना चाहिए था, ये गलत हो गया। सन्यासी, देखो समधने नयासी, मैं का नियम है, अगर पंचम वर्ण आता है तो अनुसार पंचम में ही जाता है, और नयासी क्या बन गया, सन्यासी। बिल्कुल सही शब्द है, शुद्धिकरण में भी आता है दोस्तों, ध्यान रखिए। समझ गए हो प्रश्न की व्याख्या। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शुद्ध वाक्य बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगरों का नाम बताइए, ये गलती है। 3 नगरों के नाम बताइए, ये आपका शुद्ध है। 3 नगरों के नाम बताइए। आगे बढ़े कैसे करता है देखते हैं। 3 नगर का, अब 3 नगर है तो वो वचन में आना चाहिए था, नगर ही पड़ा है, गलत हो गया। 3 नगर के नाम बताइए, फिर वो नगर ही पड़ा है, वो वचन में नहीं आया तो गलत हो गया। सामने पड़ा है उत्तर। जिन्होंने वह ऑप्शन दिया है वो सभी बधाई के पात्र, नहीं दे पाए। देखना अगला शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, फिर से शुद्ध वाक्य बहुत अच्छा है। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, शुद्ध रूप से गलत है। पढ़ के देखिए, फल बच्चे को काट कर खिलाओ। अरे बच्चे नहीं काट दे शो, टिंगर का टुकड़ा कर दे शो, जरा किन खिलाशो है तो साफ पड़ा है। अगला है बच्चे को काट कर खिलाओ, बात वही है, बच्चे को काट कर खिलाओ, टाबर नहीं काट दियो, फल किन को थे। अगला है बच्चे को फल काट कर खिलाओ, बहुत अच्छा, ये आपका शुद्ध है, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है, बच्चे को खिलाना है, फल को काटा जा रहा है, खिलाया जा रहा है, सही है। याद है कि काट कर फल बच्चे को, क्रमबद्धता की बात। पहले फल कहां से आते हैं, पहले तो करता आएगा, कोई करता सब दे रखा है, बच्चे दे रखा है, को दे रखा है, तो ये आपका सही होगा। इनमें से संबोधन का चिन्ह कौन सा है, बहुत अच्छा प्रश्न, कई बार आ चुका है ये संबोधन, यहां नीचे आज के पेपर में भी पहले आया है। ये आपका अल्प विराम है, अल्प विराम, ये आपका हंस पद या त्रुटि पद, ये आपका अर्ध विराम। कौन सा, अर्ध विराम। तो समझ में आ गए होंगे। देखिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये कहावत है और इसका अर्थ पूछा गया है, क्या होता है। देखो, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, इसका मतलब अवसर, जो सा अवसर मिला वैसे काम ले लिया, तो अवसरवादी होता है। तो देखिए, पुण्यात्मा धर्म, धर्म खातर कौन सा है, तीर्थयात्री, आन कोई तीर्थ यात्रा को नहीं करनी है, तो क्या है, अवसरवादी ही, स्वार्थी भी को नहीं, अवसरवादी ही, जैसा अवसर मिला। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है। राजस्थान सरकार के जो कार्यालय पत्र होते हैं दोस्तों, उनमें सबसे ऊपर की बात करें तो विभाग का नाम आता है, विभाग के बाद इस साइड में पत्र क्रमांक आते हैं। तो देखिए, पत्र क्रमांक में दिना, विभाग का नाम, सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, विभाग का नाम लिखा जाता है, पत्र का संदर्भ बीच में आता है, प्रेषित, ये सब बात के काम में विभाग का नाम आता है सबसे ऊपर। अगला है एबिलिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है, एबिलिटी, यह सबसे सरल, आज तक जो पारिभाषिक शब्दावली आपको पूछेगी उनमें सबसे शब्द है, सबसे सरल आसान है। एबिलिटी का अर्थ क्या होता है, योग्यता। क्या होता है, योग्यता, उत्तम, सर्वोत्तम, अच्छा, योग्यता। एक अनार सौ बीमार, एक अनार सौ बीमार लोकोक्ति का अर्थ है। देखिए, बहुत बढ़िया लोकोक्ति है। एक काम से कई लाभ, नासा,
बीमार के लिए अनार, ला बोलो। ए अनार बहुत महंगे हैं, खरीदने की टाल करते हो। चीज थोड़ी और चाहने वाले अधिक, बात सही। चीज थोड़ी, एक ही अनार है लेकिन पीछे बीमार कितने हैं, अनेकों। तो ये चीज थोड़ी है, चाहने वाले क्या है, अधिक है। स्टी का अर्थ आपका यह आता है लोगों। जिसने भी देह उत्तर दिया सभी का आंसर सही है। अगले प्रश्न को देखिए, इनमें से तुल्यता सूचक चिन्ह कौन से हैं? तुल्यता सूचक चिन्ह कौन से हैं? तो दोस्तों ये तो आपका प्रश्नवाचक है, ये आपका संबोधन या विस्मयादि बोधक है, ये आपका तुल्यता है। ये उत्तर है तुल्यता, जिसको क्या कहते हैं, तुल्यता या कहते हैं समता, समता सूचक। ये आपका विवरण सूचक है, विवरण सूचक कहलाता है दोस्तों। तो समझ में आ गया होगा। तो प्यारे मित्रों, ये अपना सीटी का 5वां मॉडल पेपर था। जैसा मैंने आपको कहा था कि 5 मॉडल मैं आपको करवाऊंगा, और 5 मॉडल मैंने सफलतापूर्वक आज, बड़ी खुशी है मेरे हृदय में, प्रफुल्लित हूं कि मैंने 5 प्रश्न बड़ी सफलतापूर्वक आपको करवा दिए हैं। 5 प्रश्न पत्र आप देख चुके हैं। अब इससे आगे सीटी के लिए मैं मॉडल पेपर लेके आऊं, अगला मॉडल पेपर लाऊं, या कुछ आपके लिए विशिष्ट कुछ करूं, तो ये सब आप पे निर्भर करता है कि आप कमेंट करके मुझे बता दें कि आगे के मॉडल पेपर तक जारी रखे जाए, या कुछ नई सामग्री जो मुख्य जो बातें हैं, जिन जिन टॉपिकों में मुख्य चीजें हैं वो लेके आऊं। वो आप पे निर्भर करेगी कि मॉडल पेपर में आगे लेकर आऊं या नहीं। मॉडल पेपर जो है वो संपूर्ण तैयारी आपको करवा रहा है। पूरे सिलेबस को आप पढ़ के बैठते हो तो 5 बार आपने पढ़ा, 5 बार रिवीजन इसका हो गया। तो दोस्तों, ये मॉडल पेपर आपको बेहद पसंद आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको पसंद आया है तो आप क्लास को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दें, और अपने मित्रों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, अपने मित्रों को अपने साथ जोड़िए, जिससे अपना परिवार और बढ़ सके और एक से बढ़कर एक क्लास से आपको मिल सके। क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या होगी पढ़ाने में, उतना ही ज्यादा आनंद आएगा। 5 मॉडल पेपर मैंने करवाए हैं, टॉप प्रश्न जो है वो मैंने आपको दिए हैं। 5 मॉडल पेपरों में मैंने 50 प्रति में रखे, 250 आपके प्रश्न में करवा चुका हूं। और मित्रों, 250 ही नहीं है, हर प्रश्न के पीछे मैं कुछ ना कुछ आपको व्याख्या देता हूं, और व्याख्यात्मक हल सहित अपन देखें तो इनकी संख्या 800 से 1000 के बीच पहुंच जाती है। इतने प्रश्न जब आने लग जाए तो आराम से आप हिंदी में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। ये आपने बड़ा प्यार, प्रेम, स्नेह मुझे दिया। आगे भी मैं आपसे यही आशा रखता हूं कि मुझे इतना ही प्यार, प्रेम, स्नेह आपसे मिलेगा। नई नई कक्षाएं अपन लेकर के आएंगे। तो क्लास आपको अच्छी लगी है, अपने नए मित्रों को जोड़िए, सबको आप क्या करें, क्लास को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, सभी से विदा लेता हूं। राम राम सा, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।